आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मोशन के लेक्चर 6 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर 5 में हम लोग जो है बात कर चुके हैं समय त्वरण ग्राफ के बारे में। अब यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो गति के समीकरण क्या है, क्यों हैं और कैसे इनको यूज़ करते हैं हम, उसके बारे में हम बात करेंगे। गति के समीकरण, गति के समीकरण। चलो भाई गति के समीकरण देख लो। गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण इक्वेशन। तो हम बता दें सबसे पहले कि गति के मेन 3 समीकरण केवल, दे आर ओनली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। गति के केवल 3 समीकरण हैं और इसको हम गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। गति का प्रथम समीकरण क्या है भाई? गति के प्रथम समीकरण में वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और त्वरण के बारे में बात होती है। गति के दूसरे समीकरण में गति का द्वितीय समीकरण, यहाँ गति का द्वितीय समीकरण है। गति के द्वितीय समीकरण में दूरी आ जाता है, दूरी और समय के साथ इसका देखा जाता है रिलेशन। समय हो उसके साथ दूरी ज्ञात करना हो या दूरी हो समय ज्ञात करना हो का रिलेशन, इससे संबंधित रिलेशन जो प्राप्त करते हैं गति का द्वितीय समीकरण कहलाता है। गति के तृतीय समीकरण में हम, गति के तृतीय समीकरण में भी दूरी की चर्चा रहती है लेकिन समय नहीं रहता। जब समय नहीं हो और दूरी की चर्चा की जाए तो तृतीय समीकरण आता है। तृतीय समीकरण में अंतिम वेग का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग का स्क्वायर और 2a होता है। इन सब में जो संकेत प्रयुक्त किए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ बात कर लें। प्रयुक्त संकेत जो हैं क्या क्या हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। इसमें संकेत जो प्रयुक्त किए गए हैं वे हैं, नंबर 1 पर u। u का मतलब क्या है भाई? प्रारंभिक वेग। प्रारंभ में कितना वेग था? गति के दौरान प्रारंभ में कितना वेग था उसको हम u कहेंगे और v कहेंगे अंतिम वेग। जब गति पूर्ण हो गई तो उस समय वेग कितना था उसको हम अंतिम वेग कहते हैं, जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद एक त्वरण है, त्वरण जो गति को बढ़ा रहा है। तो किस रेट से गति बढ़ रही है यह त्वरण कहलाएगा। और यश यहाँ पर दूरी है, गति के दौरान कितना दूरी या विस्थापन तय किया गया है उसको हम यहाँ s से प्रदर्शित करेंगे। और t तो समय है, t समय है यहाँ पर। एक प्रयुक्त है मेन संकेत। इनके साथ साथ यही गति के जो 3 समीकरण हैं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से हो जाते हैं और इस प्रकार से लोग गति के इन 3 समीकरणों को कई तरीके से जानते हैं। पहला तरीका तो यह सामने है ही, जिसको हम गति का समीकरण त्वरण के अधीन जानेंगे।
अब हम त्वरण के अधीन गति के समीकरण को जानेंगे, इन्हीं इक्वेशनों को हम लिख लेंगे। तो इसे हम त्वरण के अधीन गति का समीकरण कहते हैं। आपको मेनली केवल 3 ही समीकरण याद करना है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके हम उनको कई फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बात हम करेंगे त्वरण के अधीन गति के समीकरण की बात करेंगे। त्वरण के अधीन गति के समीकरण, अब वो तीनों समीकरण हम यहाँ पर लिखते हैं। तो पहला समीकरण भाई बनता है हमारा, फर्स्ट समीकरण क्या बनता है, v बराबर u प्लस AT। दूसरा समीकरण बनता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि वही वाला समीकरण जो इससे पहले हमने बताया। इसको हम क्या कहते हैं, त्वरण के अधीन गति के समीकरण। यह त्वरण की अधीन गति के समीकरण तीनों हो गए। अभी हम बात करें मंदन के अधीन, यही त्वरण के जगह पर यदि मंदन की बात करें, कहता है मंदन के अधीन गति के समीकरण में क्या होगा, यह तो त्वरण की अधीन गति का समीकरण है। अभी यहाँ मंदन शब्द यूज किया जाए तो क्या होगा, मंदन का मतलब है त्वरण निगेटिव हो जाएगा। त्वरण के ऋणात्मक होने के कारण यह सब माइनस यहाँ हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ यह सब माइनस हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन यह हो गया मंदन के अधीन गति के समीकरण में बहुत ढेर सारा फेरबदल नहीं हुआ है, बस प्लस जो था वो माइनस हो जाएगा। जब त्वरण की बात रहेगी तो यहाँ प्लस रहेगा, मंदन की बात आ जाएगी तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर इसको हम चेंज करते हुए बात करेंगे कि गुरुत्व के अधीन गति का समीकरण हमारा गुरुत्व के अधीन हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, गुरुत्व के अधीन गति का समीकरण जब भी होता है तो A रिप्लेस बाई G, A की जगह G हो जाता है, यानी कि त्वरण गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। यश के जगह पर यच हो जाता है, ऊंचाई। यश के जगह पर हमारा यच हो गया, ऊंचाई हो गया। यहाँ भी यश के जगह पर यच यूज किया जाएगा, यानी ऊंचाई यूज किया जाएगा। A के जगह पर G यूज किया जाएगा और सब वैसे ही रहेगा, केवल यश के जगह पर यच और A के जगह पर G यूज किया जाएगा। इसमें भी गुरुत्व की अधीन गति में भी दो प्रकार का गति होता है। ऊपर की ओर जब फेंका जाता है वस्तु, ऊपर की ओर जब गति हो रही हो, ऊपर की ओर गति जब ऊपर की ओर हो रही हो तो यह समीकरण होगा, यानी माइनस होगा, क्योंकि गुरुत्व नीचे को खींचता है, गति ऊपर को हो रहा है तो गुरुत्व त्वरण वहां पर माइनस रिटार्डेशन का काम करेगा, मंदन का काम करेगा, इसलिए माइनस रहेगा। लेकिन यही यदि ऊपर की तरफ वस्तु न फेंक करके वस्तु नीचे की तरफ आ रही हो, यदि वस्तु नीचे की ओर आ रही हो, वस्तु नीचे की ओर आ रही हो तो क्या हो जाएगा भाई, वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो यह जितने भी माइनस थे सब प्लस हो जाएंगे, क्योंकि गुरुत्व भी नीचे है, वस्तु भी नीचे आ रही है, तो यह गुरुत्व त्वरण उसके लिए त्वरण का काम यानी कि वेग में वृद्धि का काम करेगा। तो यहाँ पर निगेटिव की जगह सब पॉजिटिव हो जाएगा। यह नीचे की ओर की बात होगी। स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा हो, यह 3 कंडीशन है गुरुत्व की। गुरुत्व के अधीन गति के 3 कंडीशन है। तीसरा कंडीशन में कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा, मुक्त पतन हो रहा, मुक्त पतन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो क्या होगा भाई, स्वतंत्रता पूर्वक जब गिरेगा तो u का मान 0 हो जाएगा, जहां जहां u है वहां वहां 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। मुक्त पतन के केस में प्रारंभिक वेग 0 हो जाते हैं तो v बराबर gt हो जाता है। इसके भी 0 हो जाने से h बराबर हाफ gt स्क्वायर हो जाता है, और इसके भी 0 हो जाने से v स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाता है। इस प्रकार से हम गति के समीकरण के विभिन्न फॉर्मेट को बताने का प्रयास किए। अब हम गति के समीकरण के भिन्न भिन्न फॉर्मेटों को बताने के बाद हम गति के समीकरण के निगमन की बात करेंगे। ग्राफिक विधि से निगमन कैसे होता है गति के समीकरण का, यह क्लास 9 के मोशन चैप्टर में बताया गया है।
आगे के चैप्टरों में तो कई तरीके से गति के समीकरण का निगमन आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ग्राफी विधि से गति के समीकरण का निगमन की बात की जाएगी। ग्राफी विधि से गति के समीकरण का निगमन, गति के समीकरण का निगमन, समीकरण का निगमन ग्राफी विधि से आप निगमन करेंगे। चलो आओ भाई, ग्राफी विधि से हम आपको गति के समीकरण का निगमन बताएं। इसमें से सबसे पहले हम प्रथम समीकरण का निगमन, प्रथम समीकरण की बात करते हैं। प्रथम समीकरण का निगमन, प्रथम समीकरण का निगमन हम करेंगे सबसे पहले। इसमें आपको ये जानना होगा कि प्रथम समीकरण है क्या, तभी तो निगमन करोगे आप। प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस a, इसका हम निगमन करेंगे ग्राफी विधि से। देखो भाई, ग्राफी विधि में एक ही तरीके का ग्राफ प्रत्येक निगमन के लिए लेना है। ग्राफ का ये तरीका होगा, ग्राफ आपका समय वेग ग्राफ होगा, समय वेग ग्राफ होगा। एक्स एक्सिस पर समय होगा, वाई एक्सिस पर वेग होगा, और वेग 0 से न चल करके u से स्टार्ट होगा। यहाँ पर 0 है इसका, यहाँ से न चल करके यहाँ से चलता हुआ इस प्रकार से। प्रत्येक ग्राफ में एक कंडीशन है, इस कंडीशन को हम ऐसे ऐसे पॉइंटेड करके कई पॉइंट बनाएंगे। एक यहाँ से ऐसे पॉइंट जाएगा और इनके पॉइंट्स को यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यह पूरा यहाँ से यहाँ तक भाई आपका है v, यह v के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक का यह u है, पूरा ऐसे भी दिखा सकते हो, यह u है, और यह यहाँ से यहाँ तक है v है। तो यह यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कितना होगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। यह हिस्सा होगा हमारा, यह हिस्सा होगा हमारा v माइनस u, यह v माइनस u। इसका नाम रखें तो O P Q R और S लिख सकते हैं। PQ स्लोप है, और समय और वेग का स्लोप त्वरण बताता है, यह हमें पता है, यह त्वरण है। यह यहाँ से यहाँ तक समय को बताएगा, यह समय एक्सिस के पैरेलल है, समय को बताएगा। और हम एक त्रिभुज की बात करें PQR, हम यहाँ बात करें त्रिभुज PQR, समय यह त्रिभुज PQR से हम PQR से देखें तो हम बात करेंगे कि स्लोप की बात करें तो क्या होगा, स्लोप होगा tan थीटा और लंब बटा के आधार, तो v माइनस u अपॉन। तो हम स्लोप की बात करें इसका, तो स्लोप की जगह हम लिख सकते हैं a, या ऐसे ही लिखे हम स्लोप PQ बराबर, स्लोप जो PQ है वो बराबर क्या होगा, QR बटा के PR, QR बटा PR। QR का वैल्यू क्या हो गया भाई, v माइनस u, क्योंकि यह पूरा का पूरा v है, यहाँ से यहाँ तक v है, यहाँ से यहाँ तक u है, यह कंडीशन u का है, और यह पूरा कंडीशन v का है। तो v में से u निकाल दिया गया तो QR बच गया, QR की जगह हम लिख सकते हैं v माइनस u, और PR यहाँ से यहाँ तक का समय को बता रहा है, और इसका जो स्लोप PQ है उसके जगह हम लिख सकते हैं a, और यह t इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यह हो जाएगा भाई at, इधर हो जाएगा v माइनस u को इधर यदि हम ट्रांसफर करेंगे
तो यहाँ पर या लिख करके लिख सकते हैं कि v बराबर u प्लस 80 और यह है हमारा प्रथम समीकरण। यह इसका प्रथम समीकरण का निगमन यहाँ से यहाँ तक किया गया। इसके बाद हम द्वितीय समीकरण का निगमन कर सकते हैं। इसके आगे यदि हम द्वितीय समीकरण का निगमन यहाँ पर करने का प्रयास करें कि द्वितीय समीकरण का निगमन तो कैसे करें। द्वितीय समीकरण के निगमन में भी हम जो है ग्राफ बनाएंगे, यही वाला ग्राफ बनेगा सेम। द्वितीय समीकरण का निगमन, द्वितीय समीकरण का निगमन। द्वितीय समीकरण है क्या पहले जानो, तो इसके बाद निगमन करना। द्वितीय समीकरण आपका है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT। यह है आपका द्वितीय समीकरण। इसके लिए भी हम ग्राफ इसी तरीके का बनाएंगे, सेम ग्राफ। हमने पहले ही बता दिया है, तीनों समीकरणों का निगमन हम सेम ग्राफ से करेंगे। इस पर हम v लेंगे, इस पर हम t लेंगे। ग्राफ यहाँ से आगे बढ़ेगा। हम इसका मान O, P, Q, R और S। यहाँ पर जो OP है U के बराबर है और यह यहाँ से यहाँ तक T के बराबर है। यह A है और यह QR जो है V माइनस U है, जिसको हम AT लिख सकते हैं। V माइनस U को हम AT लिख सकते हैं। यह V माइनस U के बराबर था, इसी को हमने AT यहाँ पर लिख दिया। AT यहाँ यूज किया गया। हम यहाँ बात करेंगे क्षेत्रफल की, क्योंकि मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब समय और वेग का ग्राफ हो, स्लोप पूछा जाए तो तुरंत बताएगा और एरिया समय के सापेक्ष ली जाए तो दूरी बताएगी। तो हमको यहाँ निकालना है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए हमें एरिया निकालना होगा इस स्लोप से और समय के बीच की। एरिया में भी कई बच्चे पूछते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की एरिया आएगी सर। तो यहाँ पर आप समझ लें कि यहाँ पर यह स्लोप है, इस स्लोप से और पूरा समय टाइम लाइन जो है समय रेखा, इसके बीच की टोटल एरिया निकाली जाएगी तो दूरी आएगा। टोटल एरिया, तो यहाँ पर टोटल एरिया को दो पार्ट में बांट दिया गया है। यह राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज के तरीके से एक एरिया आ गई है और दूसरी एरिया यहाँ पर रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो हम टोटल इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे। कराई दूरी बराबर होगा क्या, तो आयत नाम रहेगा OPRS का क्षेत्रफल धन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफलों को हम यहाँ ऐड। आयत के क्षेत्रफल में क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे, यह U है और यह T है। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई U इंटू T। यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार। लंब में 80 है, वही V माइनस U होगा। जो यहाँ पर V माइनस U दिखाया गया था वही V माइनस U यहाँ भी दिखाया गया है, जो कि 80 के बराबर हो जाएगा। इस फार्मूले के अनुसार V माइनस U इज इक्वल टू 80, उसके अनुसार 80 हो जाएगा। तो यह हाफ 80, यह दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे भाई, आपका गति का समीकरण ही आ गया, ut प्लस हाफ 80। यही है गति का द्वितीय समीकरण और यह निगमन। इस निगमन में केवल दूरी निकाली गई है और दूरी ग्राफ के क्षेत्रफल के द्वारा निकाली।
तृतीय समीकरण का निगमन भी हम यहाँ बता देते हैं ग्राफी विधि से। तृतीय समीकरण का निगमन आप कैसे करते हैं? तृतीय समीकरण का निगमन, तृतीय समीकरण के निगमन में आपको याद होगा कि इसमें भी दूरी होता है लेकिन समय नहीं होना चाहिए, समय को रिप्लेस कर देते हैं। तो तीसरा है तृतीय समीकरण का निगमन। गति का तृतीय समीकरण क्या है, उसका निगमन क्या है? तृतीय समीकरण का निगमन आप देखोगे इस निगमन में पहले जानो कि तृतीय समीकरण है क्या। तृतीय समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह है आपका तृतीय समीकरण। इसके निगमन के लिए भी ग्राफ हमारा वही रहेगा, पहले से कह चुके हैं कि ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह ग्राफ होगा, x एक्सिस पर आपका समय रहेगा, y एक्सिस पर आपका रहेगा वेलोसिटी। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा u से, पॉइंट O P Q और यहाँ एकदम सीधे नीचे आकर के R रहेगा। इसके बीच में कोई डिवाइडर नहीं लगाया जाएगा और यहाँ पर ट्रेपेजम बनाने का, समलंब चतुर्भुज बनाने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर हम बताते चले कि OP का मान U के बराबर है, प्रारंभिक वेग के बराबर है, और यहाँ पर QR का मान सीधे V के बराबर है। यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह समय है, इनके बीच की लंबाई, दो समांतर भुजाओं के बीच की यह लंबाई t है। यहाँ पर भी हम दूरी की ही बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि दूरी यहाँ पर इस कंडीशन में दूरी बराबर क्या होगा, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम यहाँ पर वहाँ वाले में दो पार्ट में बांट करके क्षेत्रफल निकाले थे, लेकिन इसमें हम एक ही पार्ट में पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज, यह आकार आ गया एक ही में, समलंब चतुर्भुज इसका नाम दे दिया गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज है क्या, OPQR, OPQR। अच्छा भाई, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो होता है कि दो समांतर भुजाओं का योग। दो समांतर भुजाएं हैं OP प्लस QR बाई 2 इंटू उनके बीच की दूरी। यदि हम यहाँ S पॉइंट कर दें तो PS लिख सकते हैं या OR लिख सकते हैं, जो भी लिख लो आप, PS लिख लो, PS और OR दोनों आपस में बराबर ही होंगे। अब OP की जगह हम लिख सकते हैं U, इसकी जगह लिख सकते हैं V बाई, और इंटू PS की जगह लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर समय को हमें रिप्लेस कर देना है, हटा देना है। तो जब समय को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब समय को हटाया जाएगा तो समय की जगह पर हम यहाँ से देख सकते हैं कि समय t बराबर क्या करेंगे, तो a आ जाएगा नीचे इसके। तो हम यहाँ पर t की जगह पर लिख सकते हैं v माइनस यू अपान a। ये समय को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि तृतीय समीकरण में समय नहीं आता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि तृतीय समीकरण में समय नहीं आता है। तो यस बराबर पहले से ही u प्लस v था, उसको हम v प्लस यू लिख सकते हैं भाई, v प्लस यू अपान a, v प्लस यू अपान 2 है, 2 लिख दिए, चलो भाई ठीक है। और इंटू t के जगह पर हमने लिख दिया यह v माइनस यू अपान a। अब यहाँ देखोगे 2 और a इधर आ जाएगा और इधर आकर के हो जाएगा 2as। इधर क्या होगा, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को इधर कर दें हम तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह है गति का तृतीय समीकरण। ग्राफिक विधि से गति के तृतीय समीकरण का भी हम लोग निगमन कर दिए। इस प्रकार से गति के तीनों समीकरणों का निगमन ग्राफिक विधि से हमने बताने का प्रयास किया, और इस प्रकार से इस चैप्टर का मैक्सिमम चीज़ों को हमने बता दिया। इन गति के समीकरणों के ऊपर आधारित आपसे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ढेर सारे पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वह किसी न किसी गति के समीकरण पर आधारित जरूर होता है। यदि त्वरण के अधीन या मंदन के अधीन गति हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, इसी चैप्टर में नहीं,
किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी यदि कोई गति त्वरण के अधीन हो रही है तो गति का कोई न कोई समीकरण जरूर लगेगा। हम यहाँ पर कुछ ट्रिक आपको बता दें सवाल लगाने के लिए। वो यह है कि यदि आपके गति के समीकरण में दूरी की चर्चा नहीं हुई है, यानी कि दूरी न पूछा है न दूरी आपके सवाल में दिया है, केवल समय की बात की जा रही है, और भी चीज़ें हैं लेकिन समय की चर्चा तो हुई है लेकिन दूरी की चर्चा नहीं हुई है, तो गति का प्रथम समीकरण लगेगा। और यदि आपके सवाल में केवल दूरी की चर्चा हुई है लेकिन समय की चर्चा नहीं हुई है, समय को चेक करो, समय कहीं से नहीं कुछ दिया है न पूछा है, तो आपका तृतीय समीकरण लगेगा। लेकिन यदि आपके सवाल में समय और दूरी दोनों की चर्चा हुई है, चर्चा का मतलब है कि या तो दिया है सवाल में या तो पूछ रहा है, तो आपका दूसरा समीकरण लगेगा। एक बार फिर से आपको हम बता दें, आपके सवाल में समय की चर्चा तो हुई है लेकिन दूरी की चर्चा नहीं हुई है, पहला समीकरण लगेगा। आपके सवाल में दूरी की चर्चा तो हुई है लेकिन समय की नहीं हुई है, तो तीसरा समीकरण लगेगा। आपके सवाल में समय और दूरी दोनों की चर्चा हुई है तो दूसरा समीकरण लगेगा। इस प्रकार से गति के तीनों समीकरणों को आप बैठा लेंगे दिमाग में और इनके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप लगाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले लेक्चर में वृत्तीय गति के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।